तो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? मैं वो थोड़ा अपने जीएसटी की वेरिफिकेशन में लग गया था, इसलिए मैं फंस गया। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग सब? हेलो हेलो हेलो। आधार वेरीफाई करा रहा था जीएसटी पे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा, रोबोट आ रहा है। अभी रोबोट को ठीक करते हैं। वो जब बंद करके खोलते हैं ना ओबीएस, तो ऐसे करने लगता है। अभी देखो ठीक हो जाएगा। हेलो बच्चों, क्या देखा, अभी ठीक हो गया। आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अरे वो जीएसटी का वेरिफिकेशन कर रहे थे, उसी में थोड़ा सा लेट हो गया। आधार ही वेरीफाई करा रहे थे। चलो एआरएन नंबर भी आ गया। सर एआरएन नंबर भी आ गया सर। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले तो हेवी काम करते हैं भाई, जल्दी जल्दी एकदम। बढ़िया है। तम तंदुरुस्ती से। आप क्या करवाने वाले हो? डांस। लेट द डांस बिगिन। आइए, डांस पार्टी कराएंगे अपने। बोला, आप क्या करवाने वाले हो? अरे पढ़ाएंगे और क्या करवाएंगे बे, गधा। ओके सर, आई होप आपने कल का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 का वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, आई थिंक 1 एंड 3 इज सॉर्टेड नाउ। और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। तो चलिए सर शुरू करते हैं पहले चैप्टर नंबर 2 के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 बेटा जो चालू होता है वो शुरू होगा सेक्शन नंबर 3 से, और वो चलेगा सेक्शन नंबर 22 तक। सो ये सेक्शन 3 से शुरू होता है और ये सेक्शन 22 तक चलता है। ठीक है। उसके बाद सर बात ये आती है, लॉ की बुक कैसे मिलेगी? यूज कोड सीएसजी परचेस 15 मंथ्स और 18 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी आइकॉनिक में। तो सबसे पहली बात यह आती है सर कि प्रमोटर कौन होता है। सर प्रमोटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। मींस अ पर्सन, या तो वो एक इंडिविजुअल होगा या एक फर्म भी हो सकता है, जो आपके लिए एनसीडी का काम करता है। एनसी या डी का काम करता है, मतलब द पर्सन हु इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस और द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। या दूसरा आदमी जो कंट्रोल करता है द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फाउंडेशन की बातें फाउंडेशन के चैनल पर, 360 फाउंडेशन पर। या जो डायरेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एनसीडी। लेकिन इसमें हम लोग को एक बात याद रखनी है, मान लीजिए हमने एक सीईओ अपॉइंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट कर रहा है काम कैसे करना है। तो क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारा प्रमोटर बन गया क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका प्रमोटर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसको आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में लेके आए हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके पहले मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है सर कि जो प्रमोटर होगा वो वही आदमी होगा जो कंपनी में स्टार्टिंग से आया है। प्रमोटर वो आदमी भी हो सकता है जो इनिशियल फॉर्मेशन के टाइम पर ना हो कंपनी में, बट बाद में कंपनी में कैपिटल अरेंज करने के लिए आ गया हो। और वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है, या एक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। अब सर पता है, इंडिपेंडेंस के पहले जो कंपनियां क्रिएट होती थी वो रॉयल चार्टर के थ्रू क्रिएट होती थी। मम्मी वाला फोन उठा दो, जरा सा दरवाजा खोल दो। वो रॉयल चार्टर के थ्रू क्रिएट होती थी। जब मैं बोलता हूं रॉयल चार्टर, इसका क्या मतलब होता है कि वो किंगशिप रूल के अंदर क्रिएट होती है। हम वो लगा ले रहे हैं अलार्म, 3 बजे बजेगी ना? ठीक। 3 बजे पानी गिरेगा। अच्छा, ठीक। सेट अ टाइमर फॉर 3:15। ठीक है। अच्छा, अब वो होता है सर, उसके बाद आता है प्रोफेशनल कैपेसिटी के बाद। हमें बोल क्या रहा था कि इंडिपेंडेंस के पहले ना किंगशिप रूल के अंदर कंपनियां चली करती थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह हो। तो उसमें जैसा किंग कमांड देता था उस हिसाब से कंपनियां चलती थी। अब आज की डेट में कंपनियां दो पार्ट में बट गई हैं।
एक होती है कंपनी जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, और एक है जो स्पेशल एक्ट के तहत चलती हैं, जैसे कि आईसीएआई, आरबीआई, ये लोग चलती हैं स्पेशल एक्ट के तहत। अब इसमें इनको भी बोला जाता है कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉर्म करने के लिए, लेकिन ये बनी स्पेशल एक्ट के तहत है। तो आज की डेट में हमारे सामने तीन तरह की कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां जो रॉयल चार्टर के थ्रू बनी हुई है किंगशिप रूल के अंदर, दूसरे तेज में स्टैट्यूटरी कंपनियां जो बनी हुई है स्पेशल एक्ट के तहत, और तीसरा रजिस्टर्ड कंपनियां। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सेक्शन नंबर 3 के अंदर आती हैं रजिस्टर्ड कंपनियां सिर्फ। तो कंपनियां भैया तीन तरह की हैं, एक है रॉयल चार्टर के थ्रू जिनको चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं, एक है स्टैट्यूटरी कंपनी जो बनी है कंपनीज के स्पेशल एक्ट के तहत, और तीसरी है रजिस्टर्ड कंपनी। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सी है, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 3। यहां तक मैटर क्लियर, यहां तक मैटर क्लियर? ओके। अब सर आते हैं, सर थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में कि प्रमोटर एक्चुअली कार्य करता क्या है कंपनी में। सर प्रमोटर वो आदमी होता है जो कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया कंसीव करता है, उसके बाद वो फीजिबिलिटी स्टडी करता है ये देखने के लिए कि वेदर हम लोग को कोई नया बिजनेस लेना चाहिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस में चलाना चाहिए, ये डिसीजन वो लेता है। उसके बाद ये फिजिकल स्टडी करने के बाद वो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाता है, कंपनी के डिसीजन लेता है कौन सा बिजनेस खरीदना है, टाइप ऑफ कंपनी कैसी बनानी है, और ऑथराइज कैपिटल कितना होगा। डायरेक्टर्स कौन बनेंगे कंपनी के, उसके साथ नेगोशिएशन करता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और उसको शेयर इशू किए जाते हैं, मेकिंग ऑफ शेयर इशू करता है। फिर भाई एक बात सुन लो, आपके आईसीआई के मटेरियल में सिर्फ प्रमोटर की डेफिनेशन दी हुई है, उसके अलावा प्रमोटर के बारे में एक बात नहीं है। तो ये जो चीजें हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं ना, ये एडिशनल चीजें, आप एग्जाम के टाइम में इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोटर के साथ किस तरह की रिलेशनशिप होती है सर, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट, कि प्रमोटर कभी भी जो भी काम करेगा वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में करेगा और कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा। अगर बाद में, ठीक है, मगर बाद में कभी ऐसा होता है कि कोई सीक्रेट प्रॉफिट बन के आता है, सो इन दैट केस प्रमोटर को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए माना जाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, और कैंसिल करके जो प्रॉफिट उसने बनाया है वो कंपनी उससे वापस ले लेगी, क्योंकि वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है। सर प्रमोटर को क्या सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलती है, द आंसर इज कंपनीज एक्ट बोलता है मत दो, फंक्शन भी नहीं है, कंपनीज एक्ट बोलता है मत दो, ठीक है। लेकिन सर अगर हमने आर्टिकल में लिख के रखा है कि हम देंगे तो हम दे सकते हैं। मान लो हमने आर्टिकल में लिख के रखा है कि हम देंगे, ठीक है, लेकिन बाद में हमने मना कर दिया, तो क्या प्रमोटर हमको सू कर सकता है? द आंसर इज नो, ठीक है। अब आखिरकार हम लोग प्रमोटर को कैसे कंपेंसेट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग उसको सैलरी नहीं देंगे तो कैसे कंपेंसेट करेंगे? हम लोग या तो उसको शेयर्स इशू कर देंगे, या उसको लमसम पेमेंट कर देंगे, या प्रमोटर की प्रॉपर्टी हायर प्राइस पर परचेस कर लेंगे, या प्रमोटर को कंपनी की फ्यूचर सिक्योरिटीज आज ही एक प्राइस पर दे देंगे, या करंट सिक्योरिटीज का प्राइस कम कर देंगे, या कमीशन दे देंगे उसको जो प्रॉपर्टी वो कंपनी के लिए खरीद के लाता है। अब फर्स्ट पार्ट में रिवीजन के टाइम में ना तो आप प्रमोटर कंपेंसेशन पढ़ोगे, ना फंक्शन पढ़ोगे, ना रिलेशनशिप पढ़ोगे, ना फंक्शंस आएंगे, सिर्फ आपके लिए डेफिनेशन जरूरी है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, ठीक है। आगे आएंगे। अब एक्चुअली में आपका चैप्टर यहां से शुरू होता है, ठीक है। जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 3, जो बोलता है कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। यहां पर मे लिखा है बेटा, लेकिन आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा है मेरे साथ, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी पढ़ा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम लोग ने ये पढ़ा है, और जनरल क्लॉजेज में भी पढ़ा है कि कभी कभार मे का मतलब मस्ट होता है, ठीक है, और मस्ट का मतलब होता है, मे का मतलब मस्ट होता है कि आपको यहां पर ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। अब जब कंपनी की बात आती है सर, तो एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी, या 1% कंपनी। तो सेक्शन 3 में बेसिकली डिसाइड ये किया जाता है कि आपको किस तरह की कंपनी बनानी है। अगर आपको प्राइवेट बनानी है तो उसमें 2 लोग होंगे, अगर पब्लिक बनानी है तो 7 होंगे, ओपीसी बनाने हैं तो एक कंपनी होगी, ठीक है। जो ये 2, 7 और 1 मेंबर होंगे, ये लोग मेमोरेंडम को साइन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये कंपनी का चार्टर होता है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वही मेमोरेंडम साइन करते हैं। उसके बाद जो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं मेंबर, वो भी बनते हैं, लेकिन उनका सिग्नेचर मेमोरेंडम में नहीं होता। फिर एक आता है सेक्शन 3A।
ये क्या बोलता है सर कि अगर आपकी कंपनी मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है या मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है और आपके पास 7 लोग हैं, फास्ट ट्रैक का कल कुछ कंफ्यूजन मैंने ग्रुप में मतलब इन लेक्चर्स के नीचे मैंने देखी, एक एड्रेस करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने बोला कि ये डेमो क्लास है, इसके बाद सर पेड में लेके जाएंगे। भाई ये सब कुछ नहीं है, ये एक फास्ट ट्रैक बैच है जो उन बच्चों के लिए है जो लोग अपना एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, 1 रुपया नहीं है इसके लिए, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं है। ठीक है, सो रिलैक्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपके कंपनी में 7 मेंबर हैं, अगर ये एक पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट है और 2 हैं, और किसी कारणवश आपके नंबर ऑफ मेंबर्स स्टैट्यूटरी लिमिट के नीचे चले जाते हैं। 7 मेंबर थे, एक मेंबर मर गया, तो 6 मेंबर हो गए। अब वैसे केस में आपको विद इन 6 मंथ्स अपने स्टैट्यूटरी मिनिमम तक वापस पहुंचना पड़ेगा, मतलब एक और मेंबर लाना पड़ेगा और 7 करना पड़ेगा। वरना 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद, जो भी लोग इस चीज से अवेयर थे कि कंपनी कम मेंबर्स के साथ चल रही है, वो कंपनी की सारी उधारी के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स। सारी डेट के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद। ठीक है, यहां तक क्लियर सर? यहां तक क्लियर? अगर आपको याद हो बाबू, तो ये 3 का ए मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको, ऐसा ही सेम सेक्शन एलएलपी में भी है, और वहां पर है ये सेक्शन 6, यहां पर है 3A। ठीक है, अच्छा सर, अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला सेक्शन कंटिन्यू कर रहा है, और इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है भैया ओपीसी। ठीक है, तो अब जब ओपीसी की बात आती है तो हम लोगों को पता है सर कि ओपीसी बनाने के लिए एवरी ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ नॉमिनी। ठीक है, जो नॉमिनी का नाम होता है वो कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन किया जाता है। नॉमिनी आपको कितने दिन के अंदर चाहिए? एक बार आपने ओपीसी बनाया तो फॉर्म नंबर INC 3 में 15 दिन के अंदर आपको अपने नॉमिनी का नाम आरओसी को इंडिकेट करना है विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको नॉमिनी बनाना है सर। इनफैक्ट मैं आपको यह बता दूं, अगर आप बाद में नॉमिनी चेंज भी करते हो ना, तो भी आपको 15 दिन के अंदर दूसरा नॉमिनी लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चेंज भी करते हो, मान लो आपका जो पुराना नॉमिनी है उसने विड्रॉ कर लिया या आपने उसको रिमूव कर दिया, तो भी आपको नया नॉमिनी लाना पड़ेगा विद इन 15 डेज अंडर INC 3। आरओसी को बताना पड़ेगा और उसका रिटन कंसेंट लेके डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ विद इन 30 डेज आपको INC 4 भी सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आप बताओगे कि वो पुराना वाला क्यों छोड़ के गया है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपको 1,000 रुपया पर डे डिफॉल्ट का लगेगा, और 10,000 रुपया वन टाइम, मतलब वन टाइम 10,000 देना है, प्लस जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा 1,000 पर डे करके देना होगा। मतलब सर हमने 2 फॉर्म नंबर के बारे में सीखा, एक नॉमिनी आते ही उसका रिटर्न कंसेंट लेना होता है INC 3 में, और एक पुराना वाला नॉमिनी जब जा रहा है तो उसके रीजंस इंडिकेट करने पड़ते हैं कंपनी को, आरओसी को INC 4 में, एक 15 दिन में, एक 30 दिन में। बोलो सर, यहां तक क्लियर है सर? अच्छा, अब सर अगर एक आदमी मेंबर है एक नॉमिनी, एक ओपीसी में, और दूसरे में नॉमिनी है, तो याद है अगर दूसरे वाले का नॉमिनी मर गया, गर्लफ्रेंड बीवी, बीवी ने गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, तो आपको गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा विद इन 180 डेज। आपको गर्लफ्रेंड के पास किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, और आप फिर उसके साथ फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, मतलब आप वापस नॉमिनी बन सकते हैं। हालांकि आपकी बीवी अलाउ नहीं करेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखो तो उसका एक बर्ड्स आई व्यू मैं दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले प्रमोटर आता है 269 में, सेक्शन 3 में वो पूछता है कितने मेंबर थे, सेक्शन 3A में वो मिनिमम लिमिट मेंटेन करने की बात है, सेक्शन 4 में मेमोरेंडम है, 5 में आर्टिकल है, 6 में है औकात, किसकी कितनी औकात है, मेमोरेंडम की कितनी औकात है, आर्टिकल की कितनी औकात है, किसकी कितनी औकात है, लेवल क्या है, और 7 में है रजिस्ट्रेशन। ऐसे करके पूरा, ठीक है, मूव करता है। पहला मेमोरेंडम। सर मेमोरेंडम क्या है सर? एज पर सेक्शन 256 मेमोरेंडम इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट मतलब इट्स अ गाइडिंग फोर्स। ये बताता है कि कंपनी का क्या स्कोप है, कंपनी की क्या पावर है। एस
एंड पी ये बताता है कंपनी की स्कोप एंड पावर, जो कंपनी कर सकता है परफॉर्म करते टाइम। मतलब कंपनी के पास क्या उद्देश्य है, कंपनी क्या कर सकता है इन इट्स रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर हम एग्जाम में सिर्फ सेक्शन नंबर लिखते हैं, सब सेक्शन नहीं लिखते तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं हो, ठीक है। अच्छा सर, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट? मतलब अरे सर वो इसलिए क्योंकि बिना इसके रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा एमओए में क्या होता है सर? एमओए में कंपनी के ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, ठीक है, और एमओए के कुछ क्लॉजेस होते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं। इट इज जस्ट लाइक आपका जैसे बायोडेटा होता है। अब आप तो अपने आप को बोल सकते हो, बोल के इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कंपनी तो नहीं कर सकती ना। सो इसीलिए उसने मेमोरेंडम बना के रखा है विच इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेक्शन है एक 399, सीए फाइनल में पढ़ोगे 399। हर एक कंपनी, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, कोई भी हो सकता है मेंबर, लिसन विथ मी, थोड़ा देर लिसन पर ध्यान दो, ठीक है, बोलंग पे कम करो, ठीक है, ठीक है। 399 एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी शैल रीड द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम पढ़ के आना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है मेमोरेंडम पढ़ना। क्यों? जिससे स्टेक होल्डर्स को यह बात समझ में आए कि जो पैसा वो कंपनी में लगा रहे हैं वो पैसा एक्चुअली में कहां यूज हो रहा है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो पैसा जा कहां रहा है, ठीक है। सर कोई भी चीज जो मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर है, अगर उस ट्रांजैक्शन में कंपनी एंगेज करती है तो वो ट्रांजैक्शन वॉइड माना जाता है। वॉइड मतलब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। इट इज अल्ट्रा विरेस, ठीक है, इट इज अल्ट्रा विरेस। आइए, यहां पर मैंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस ट्रांजैक्शन को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है कि एक कंपनी है आरकेजी लिमिटेड, ठीक है। यहां पर एक मैनेजर है लेना देना बैंक का जिसका नाम है आदि सर। आदि सर ने मेमोरेंडम पढ़ा नहीं और बिना मेमोरेंडम पढ़े आरकेजी लिमिटेड को 20 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करती है, ठीक है। अब आरकेजी लिमिटेड की जो कंपनी है वो एक ब्रांड नेम के अंदर काम करती है जिसका नाम है रिया की शादी, ठीक है, ब्रांड नेम है रिया की शादी। तो उसके मेमोरेंडम में लिखा है डायरेक्टर कैन बोरो ओनली अप टू 15 करोड़, बट बैंक ने 20 करोड़ का लोन दे दिया। अब होगा क्या? 5 करोड़ रुपया कंपनी ने स्पेंड कर दिया जिसका कोई ट्रैक नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा कहां पैसा चला गया। 15 करोड़ रुपया कंपनी ने क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए यूज कर लिया, तो उसका तो ट्रैक मिल रहा है। तो जो आदि सर हैं वो मैक्सिमम 15 करोड़ ही रिकवर कर सकते हैं, 5 करोड़ का नुकसान उनको सहना पड़ेगा। तो एक अल्ट्रा विरेज ट्रांजैक्शन में वॉइड होता है वो, उस पर ना तो कंपनी केस खा सकती है ना तो कंपनी केस कर सकती है। लेकिन जो आउटसाइडर है वो कंपनी के अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर लाके कंपनी को रिस्ट्रेन कर सकता है उस प्रॉपर्टी को यूज करने से। बच्चा एक मेरे से एक सवाल पूछता है, अक्सर पूछता है, बोलता है एक बार आप बोलते हो सू नहीं कर सकता, फिर बोलते हो इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है, फर्क है दोनों में, आप समझिए। जब मैं सू नहीं कर सकता हूं बोलता हूं, इसका मतलब यह होता है कि अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉमिस किया है, लेट्स से मैंने आपको 50,000 रुपए दिया, आपने मेरे को बोला कि आप मेरे को एक कंप्यूटर बना के दोगे, तो जब अगर वो वॉइड हो गया तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि मैं आपसे कंप्यूटर नहीं मांग सकता, ठीक है, मैं आपसे कंप्यूटर नहीं मांग सकता क्योंकि वो वॉइड है, उसके लिए केस नहीं कर सकता। लेकिन आपको जो मैंने 50,000 रुपया एडवांस दिया है वो तो मैं आपसे रिकवर कर ही लूंगा। ये बात आपने बचपन में पढ़ी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 65 में। जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो उसमें दोनों पार्टियों का जो बेनिफिट होता है वो दोनों पार्टियों को रिस्टोर कर देते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, याद आया? इसीलिए आप पढ़ते तो हो ये कि अल्ट्रा वेरेस ट्रांजैक्शन में कोई किसी को सू नहीं कर सकता, लेकिन इंजंक्शन ऑर्डर इज पॉसिबल, ठीक है। हर पढ़ाई काम आती है, ठीक है। ओके सर, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सॉरी, जो मेमोरेंडम होता है उसमें 6 क्लॉजेस होते हैं। 6 क्लॉजेस मतलब 6 बात। किस बारे में बात होती है? सबसे पहले बात होती है नेम क्लॉज में, ठीक है। यहां पर कंपनी का नाम लिखा जाता है विद और विदाउट द वर्ड्स प्राइवेट और लिमिटेड। या तो मतलब प्राइवेट वर्ड लिखा जाएगा या तो नहीं लिखा जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है या लिमिटेड वर्ड होता है, ठीक है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है
तो उसको प्राइवेट या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने नाम के पीछे फाउंडेशन लगा सकती है, चेंबर लगा सकती है, सोसाइटी लगा सकती है, वो ये सब वर्ड यूज कर सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लगाएगी। इवन अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है तो भी लिमिटेड लगाएगी, प्रोवाइडेड उसने 92 में एनुअल रिटर्न और सेक्शन 137 में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया हो, तभी ये बेनिफिट मिले। ये मैंने क्लास में ही बताया अगर आपको याद हो तो। अब इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा। सर ये जो आईएफएससी कंपनी होती है ना, आईएफएससी याद आया, तुम्हारी पुरानी दोस्त आईएफएससी कंपनी। तो ये जो आईएफएससी कंपनियां होती हैं, चाहे आईएफएससी प्राइवेट हो या आईएफएससी पब्लिक, इनके नाम का, इनके नाम में जो आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी प्राइवेट कंपनियां होती है ना, इनका जो नाम है उसके सफिक्स में आना चाहिए आईएफएससी, उनके सफिक्स में आना चाहिए आईएफएससी, जो गिफ्ट सिटी में लोकेटेड होती है, जीआईएफटी गिफ्ट सिटी में लोकेटेड होती है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली सर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बारे में एक और चीज बता देंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है सर, जब रजिस्टर्ड ऑफिस की बात आई तो रजिस्टर्ड ऑफिस में हमने ये देखा कि सर जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहां पर उसका स्टेट का एड्रेस लिखा जाता है। पूरा एड्रेस ना भी दो तो स्टेट का दिया जाता है। आपने कभी सोचा है ये क्यों दिया जाता है? जिससे ये समझ में आए कि आप कौन से आरडी के अंदर आ रहे हो, कौन से आरओसी के अंदर आ रहे हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पर रखे जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, एनुअल जनरल मीटिंग जब की जाती है एक लिस्टेड कंपनी की, तो वो उसी हेड ऑफिस में की जाएगी या तो उस सिटी में। तो स्टेट पता होना जरूरी है जिससे समझ में आए कि उसी के अंदर और दायरे के अंदर काम हो रहा है। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज कंटेन करता है कि आखिरकार कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए बना है। आपको याद है मैंने कल आपको बताया तो ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, उसका एक सेक्शन भी किया था हम लोग ने, सेक्शन 27, जहां पोस्टल बैलेट के थ्रू एसआर पास करके मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना भी दिखाया था। ठीक है। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज में यह बताना होता है कि आप किस तरह की कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी कैसी है। अब इसमें भी एक बात याद रखिएगा सर, जो आईएफएससी कंपनियां होती है ना, आईएफएससी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दे विल ऑलवेज बी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये हमेशा लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। उसके बाद आया सर कैपिटल क्लॉज। सर कैपिटल क्लॉज क्या होता है? कैपिटल क्लॉज दिखाता है कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है, व्हाट इज द कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिसको ऑथराइज भी बोलते हैं, नॉमिनल भी बोलते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन किसका है। नेक्स्ट, उसके बाद आया एसोसिएशन क्लॉज। सर एसोसिएशन क्लॉज का मतलब होता है इट कंटेन्स द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी पहली बार शुरू की है उनका नाम यहां पर होता है। अब सर अगर आप एक ओपीसी हो, ठीक है, अगर आप एक ओपीसी हो तो ओपीसी के केस में आपका नॉमिनी का नाम 7वें क्लॉज में आता है। लेकिन एक बात याद रखना, अभी हम आपको आगे जाके सिखाएंगे कि मेमोरेंडम के क्लॉज ऑल्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ ओपीसी के केस में अगर आपका मेमोरेंडम में ओपीसी का नॉमिनी का नाम चेंज हुआ है, दैट डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन। इस लाइन का मतलब यह है दैट प्रोसेस ऑफ altering the memorandum of association is not to be followed, not to be followed। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके आनी पड़ती है मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए, बट ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं किस केस में सर? एक ओपीसी के नॉमिनी के चेंज के केस में। ठीक है। नेक्स्ट, अब आया सर सबसे पहले नेम क्लॉज। ठीक है, पहला, अब उसको थोड़ा सा चीड़ फाड़ के पढ़ेंगे। सर नेम क्लॉज में सर कंपनी का नाम लिखा होता है मेमोरेंडम में। कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, बस ये किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या उसको रिजेंबल नहीं करना चाहिए। जब मैं बोलता हूं बॉडी कॉर्पोरेट, इट इंक्लूड्स
अ कंपनी एंड दी एलएलपी। ठीक है, दोनों, हाँ दोनों। अब दूसरे पॉइंट पे क्या बोलता है सर कि साथ ही साथ कंपनी का नाम कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कोई ऑफेंस क्रिएट करे या वो अनडिजायरेबल हो। ऑफेंस मतलब गाली गलौच लगा दिया अपने नाम में, है किसी कंट्री को गाली दे दे रहे हैं आप अपने नाम में। या अनडिजायरेबल मतलब उसमें किंग, क्वीन, एम्परर, ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पेट्रनेज दिखा रहे हैं आप, जबकि आप है नहीं फिर भी दिखा रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, अननेसेसरी आप दिखा रहे हो कनेक्शन। अब देखो मैं कुछ कुछ आपको एग्जांपल यहां पर लेके आया हूं आइडेंटिकल और रिजेंबल के। अब अमूल का आपने नाम रख दिया ए डैश मूल, स्पेसिंग चेंज कर दी, या स्लाइस का आपने नाम रख दिया स्लाइस्ड, टेंस चेंज कर दिया, या आडिडास का आपने कर दिया आबीबास, स्पेलिंग चेंज कर दी। तो अगर आप प्लूरल टू सिंगुलर कर रहे हो ये भी आइडेंटिकल है, अगर आप डिफरेंट टेंस यूज कर रहे हो तो भी, स्लाइट डिफरेंस इन स्पेलिंग या दो नामों के बीच में स्पेसिंग चेंज कर रहे हो तो ये भी आइडेंटिकल और रिजेंबल माना जाता है। अगर आप उस चीज की स्पेलिंग चेंज करके प्रोनाउंसिएशन सेम रख रहे हो, जैसे जियो लिमिटेड और जियो लिमिटेड, यूसीबी को यूसीबी कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप उसमें www या .net वर्ड्स ऐड कर दे रहे हो या नंबर्स ऐड कर दे रहे हो नाम के बीच में, तो इसको आइडेंटिकल बोलते हैं। सर समझना बड़ा सिंपल है, आइडेंटिकल कोई चीज तब होगी जब आप उसके द्वारा कंज्यूमर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो, उसको मिसगाइड करना चाह रहे हो, तो देन इट विल बी आइडेंटिकल, देन इट विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, अब आया सर अनडिजायरेबल। नाम अनडिजायरेबल कब होता है सर? सर नाम अनडिजायरेबल कब होता है सर? अनडिजायरेबल कब होता है बताते हैं। नेम नॉट टू कंटेन एनी वर्ड्स which shows patronage or connection with the central government, state government or local authority or any government department unless आपने परमिशन लेके रखी। अब आप सरकारी डिपार्टमेंट की है तो सरकार लगाएंगी ही। अब मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनी हूं तो इंडियन वर्ड लगाऊंगा ही। ठीक है, अच्छा सेक्टोरल रेगुलेटर, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो किसी सेक्टोरल रेगुलेटर के अंदर आ रही है, हमने यहां पर सेक्टोरल रेगुलेटर का मतलब बताया। सेक्टोरल रेगुलेटर वो बॉडी है जो किसी सेक्टर को गवर्न करती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर को गवर्न करती है आरबीआई, सिक्योरिटी सेक्टर शेयर मार्केट को गवर्न करती है सेबी, इंश्योरेंस को करता है आईआरडीए और फॉरेन ट्रांजैक्शंस को करता है ईडी। तो ये लोग इन सेक्टर्स के रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने नाम में बैंकिंग, इंश्योरेंस, फंड या ये सब यूज कर रहे हो तो आपको अपने सेक्टोरल रेगुलेटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी कर सकते हो। फिर आया सर ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब अब्यूजिव, अब्यूजिव है या किसी कम्युनिटी या सोसाइटी को गाली गलौच कर रहा है नाम में, ये सब नहीं कर सकते। अब देखो सर मैंने यहां पर ये जानबूझ के लिखा है, मैंने अभी ऊपर बोल दिया था ना, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम इवन इफ प्राइवेट, प्रोवाइडेड उसने कंप्लाई किया हुआ है सेक्शन 92 और 137 से, तो ये काम कर सकती है। यहां तक क्लियर है सर? अब आया नेम का रिजर्वेशन। सर क्या हम लोग नेम का रिजर्वेशन कर सकते हैं? हाँ सर, पुरानी कंपनी भी कर सकती है, नई कंपनी भी कर सकती है। पुरानी कंपनी मतलब एक कंपनी अपना नाम चेंज करना चाह रही है, वास्तु के हिसाब से रखना चाहती है, या कोई नई कंपनी है, तो सर अगर एक पुरानी कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वो रन फॉर्म का इस्तेमाल करेगी, रिजर्व यूनिक नेम। और अगर एक नई कंपनी करना चाहती है तो वो स्पाइस प्लस फॉर्म में कर सकती है। सर ये स्पाइस प्लस फॉर्म बहुत ही गजब का फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पाइस प्लस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो 10 तरह की सर्विसेज देता है और 3 मिनिस्ट्री में आपका एक बार में डॉक्यूमेंट सबमिशन इंश्योर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब एक डॉक्यूमेंट फुलफिल करके आप 10 सर्विसेज का काम कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट को यूज करके आप 10 सर्विसेज का काम कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, अरविंद सर को आज 5 साल हो गए अकेडमी पे, वाह। ठीक है, इसीलिए इसको ये ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करता है स्पाइस प्लस फॉर्म, इसलिए ये आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, आइए सर। अच्छा अब कैसे क्या होता है सर? देखो सर, जो एक नई कंपनी है उसको अपना अगर नाम रिजर्व कराना है तो उसको ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको कहीं चेंज वेंज थोड़ी ना करना,
तो उसको ज्यादा दिन का तो रिजर्वेशन लगेगा नहीं। तो नई कंपनी के लिए सिर्फ 20 दिन का रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है, नई कंपनी के लिए ओनली 20 डेज। लेकिन पुरानी कंपनी के लिए, ठीक है, अब उसको 10 जगहों पर अपना नाम बदलना पड़ेगा, जो कि 10 जगहों पर उसने लिख के रखा है। तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 60 डेज। तो वो करेगा 60 के लिए। तो न्यू कंपनी करेगी 20 के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी करेगी 60 के लिए। अब रूल 9 ये बोलता है कि क्या हम लोग इसको एक्सटेंड करा सकते हैं? हाँ सर, करा सकते हैं। आप बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज उसको फर्दर 20 डेज से एक्सटेंड करा सकते हो, 1000 रुपए लगेगा। अब अगर आप 20 के बाद और 20 डेज से एक्सटेंड कराना चाहते हो, 2000 लगेगा। सर आप एक बार में 60 दिन से एक्सटेंड कराना चाहते हो, लेकिन बिफोर द एंड ऑफ 28 डेज सीधा 3000 लगेगा। तो बात तो वही है, एक और दो करा लो 40 दिन, या सीधा 3000 करा लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, पैसा उतना ही लगना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये दिखाया कि 20 दिन खत्म होने से पहले आपको करना है। मैं ये एग्जांपल यहां पर लिखा रहने दूंगा जब नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू विल नो दैट व्हाट इट इज। अच्छा सर, मान लीजिए आपने स्पाइस प्लस फॉर्म भरा, लेकिन आपको स्पाइस प्लस फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई। तो इसमें यह याद रखिएगा कि आप अपनी गलती सुधारने के लिए, रीसबमिशन के लिए, ये आपको 15 दिन देते हैं। 15 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म रीसबमिट कर सकते हो गलतियां सुधार के, विद इन 15 डेज। ठीक है, ओके, विद इन 15 डेज। लेकिन सर यहां पर एक और चीज समझिएगा, अगर आपने नाम का रिजर्वेशन किसी गलत इंफॉर्मेशन को देके करवाया, या कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को देके कराया जो झूठ है, तो पता है क्या होगा? अगर कंपनी येट टू बी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर होगी ही नहीं, फिर सीधा रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा, और जो आदमी कांड कर रहा था उसको 1 लाख रुपया पेनल्टी लगा देंगे सबको। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो आपको मौका मिलेगा। क्या मौका मिलेगा? पहले बोलेंगे आपको वार्निंग देंगे, आपका नाम काट देंगे। दूसरा बोलेंगे आपको नाम चेंज करिए 3 महीना के अंदर अंदर, तो तुम ओआर पास करना। ओआर पास बेसिकली यहां पर कोई परमिशन लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, इन्फॉर्म करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, करना तो पड़ेगा ही चेंज। या तो सीधा इतना गुस्सा हो जाएगा कि आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप में डाल देगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब कुछ आलसी लोग होते हैं जो लोग मेमोरेंडम खुद नहीं बनाना चाहते, तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की कंपनी है आप उस तरह का टेबल डाउनलोड करके मेमोरेंडम फिलअप कर सकते हो। टेबल ए, चाहे टेबल बी, चाहे टेबल सी, या डी, या ई, आप कर सकते हो। आईएफएससी का नाम आईएफएससी से एंड होगा, वो तो बता ही दिया। आईएफएससी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही रहती है, वो भी बता दिया। अच्छा, अगर एक कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और उसके मेमोरेंडम में लिखा है कि कोई बाहर वाला पर्सन भी उसके प्रॉफिट में शेयर कर सकता है, वो इज नॉट अ मेंबर, क्या ये वैलिड होगा? नहीं सर, विदाउट लीगल इफेक्ट वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। इट इज नॉट अलाउड, इट इज वॉइड। ठीक है। अच्छा सर देखो सर, अगर कोई ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम की औकात और कंपनी की औकात के बाहर है, तो सारे मेंबर मिलके भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन बताना मेरे को, अगर कोई चीज मेंबर की औकात के बाहर है, डायरेक्टर की औकात के बाहर है, ठीक है, लेकिन कंपनी की औकात के अंदर है, मतलब इट इज इंट्रावेरस टू द कंपनी बट अल्ट्रावेरस टू द डायरेक्टर, तो क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है? रेटिफाई मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, हाँ सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। एक क्विक एग्जांपल सुनना। कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी 5 करोड़ का लोन ले सकती है, डायरेक्टर 1 करोड़ का ले सकता है, डायरेक्टर ने 3 करोड़ का लोन ले लिया, क्या ये डायरेक्टर की औकात के बाहर है? हाँ सर। क्या ये कंपनी की औकात के अंदर है? हाँ सर। तो क्या कंपनी इसको रेटिफाई कर सकती है? हाँ सर। कैसे सर? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। नेक्स्ट, फिर आते हैं सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है सर? सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी। ये वो चीजें हैं जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स वो प्रोविजन है जो कंपनी की वेलबींग के लिए लगाए जाते हैं। इसीलिए इसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट बेसिकली क्या है? एंट्रेंचमेंट एक ऐसा प्रोविजन है जिसको आर्टिकल में डाला गया है किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंट्रेंचमेंट को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है
सो दैट आर्टिकल्स को अगर फ्यूचर में अमेंड किया जाए तो वो अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट मैनर में होनी चाहिए, वो अमेंडमेंट रिलैक्स्ड मैनर में नहीं हो सकती. द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंट्रेंचमेंट कैन असिस्ट ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ओनली इन अ मैनर which it makes the provision even more strict to govern the company. 4 बोर्ड मीटिंग साल में करानी है, 4 को 6 कर सकते हैं, 6 को 8 कर सकते हैं, लेकिन 4 को 3 नहीं कर सकते. ठीक है. अब सर एंट्रेंचमेंट कब डालना है? एंट्रेंचमेंट आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर भी डाल सकते हो, लेकिन मान लीजिए आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर एंट्रेंचमेंट नहीं डाली, तो कभी कभी होता है ना, बदतमीज लोग, नहीं डाली आपने. अब ऐसे केस में क्या होगा? तब आप अगर प्राइवेट कंपनी हो तो एंट्रेंचमेंट डालने के लिए आपको सारे मेंबर का अप्रूवल चाहिए होगा, और अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको एसआर का अप्रूवल चाहिए होगा, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन. ओके, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन जो नीचे लिखा है यहाँ पर. और जब भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, चैप्टर 7 में भी बताऊंगा, तो आप उसको एमजीटी 14 के अंदर आरओसी को सबमिट कर दोगे विद इन 30 डेज. अब यहां पर भी अगर कोई आलसी आदमी होगा जो खुद का आर्टिकल नहीं बनाना चाहता, एबीसीडी वहां था, यहां पर FGHIJ हो गया. लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, वहां पर पहले नॉट हैविंग हैविंग आता है, यहां पर पहले हैविंग नॉट हैविंग आता है. मतलब यहां जी में आपको दिखा रहा होगा लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन वहां पर बी में दिखा रहा होगा लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. मेमोरेंडम का नॉट पहले है और आर्टिकल का हैविंग पहले है. ठीक है. अच्छा, अब आर्टिकल से रिलेटेड एक केस आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो बेसिकली टर्कवान रूल के नाम से फेमस है. ये बोलता है कि अगर कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के मैनेजमेंट में वीकनेस है, मतलब कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है, कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो उस केस के अंदर कंपनी से जो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंपनी के अंदर के रेगुलेशन में बाहर वाले को स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए लोन देने के लिए. कंपनी ने क्या किया? नकली स्पेशल रेजोल्यूशन बना के दे दिया. तो इसमें बाहर वाले की कोई गलती थोड़ी ना है, इसमें तो कंपनी की गलती है. कंपनी कांड कर रही है, बाहर वाले को स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, वो उसको मिल गया. ठीक है. एक सेकंड रुको यार, मैं पानी देख के आता हूं. ठीक है, वरना बहने लगा तो मम्मी पीटे. भाई के घर से चले जाने से कितना. आ जाओ. आओ सर. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल अफेयर्स. लेकिन सर इसके ना 3 एक्सेप्शन है. जैसे एक है सर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, मतलब अगर आपको पहले से ही पता है
कि कंपनी के अफेयर्स में कोई इरेगुलरिटी है तो उसमें ये डॉक्ट्रिन आपको सेव नहीं करेगा। या अगर आपको सस्पिशन है, मतलब आपको शक है कि यार ये कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो वैसे केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको सस्पिशन है तो आपको उसमें नेग्लिजेंस नहीं बरतनी चाहिए, आपको उसको चेक करना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि भैया इसके पीछे आखिरकार रीजन क्या है। ठीक है, बट आप अब बिना चेक किए उसमें एंगेज कर दिए तो आप बेवकूफ हैं। लास्ट में आता है फॉर्जरी। हमने कई बार कंपनीज एक्ट में देखा है जहां पर एक काम करने के लिए कुछ लोगों का सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर कॉमन सील भी आप देखो तो उसमें 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए होता है। अब उसमें क्या हो रहा है, एक डायरेक्टर साइन कर दे रहा है, दूसरा डायरेक्टर साइन नहीं कर रहा, जो पहला डायरेक्टर है वही दूसरे डायरेक्टर का भी सिग्नेचर कर दे रहा है, ये गलत है। ठीक है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर कोई कंपनी ईयर में मल्टीपल टाइम शेयर इशू करेगी तो वो अलग अलग सिक्योरिटी पर होंगे, जैसे एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस, तो 2 सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू। हाँ जी ध्रुव, आप कल से वहीं अटके हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने सलमान खान फिल्म्स, अगर आप देखो तो। एस से सस्पिशन, के से नॉलेज, एफ से फॉर्जरी। ठीक है, आइए सर। अब आता है सर सेक्शन नंबर 6। ये बड़ा इजी है, ये बोलता है सर सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के नीचे मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के नीचे आर्टिकल है, आर्टिकल के नीचे डॉक्यूमेंट एंड डीड है। मतलब एक्ट में जो भी लिखा है, ठीक है, इट शैल हैव अ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द मेमोरेंडम आर्टिकल और डीड। मतलब एक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल और डीड को ओवरराइड कर सकता है, लेकिन अगर मेमोरेंडम आर्टिकल या डीड ने एक्ट को ओवरराइड किया तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। ठीक है, ज्यादा हॉर्स को होल्ड ना करो, कहीं हॉर्स अपना ना होल्ड करा दे तुमको। बेटा उत्काई पाल जी, आप एकदम उत्काई हैं। ये देखिए उत्काई, ये देखिए, परेशान आत्मा रहते हैं। जिस टाइम रिवीजन कराओ उस टाइम क्वेश्चन कब होंगे, जिस टाइम क्वेश्चन कराओ उस टाइम रिवीजन कब होगा। अरे भैया प्लेलिस्ट में जाओ, आंसर राइटिंग की भी 10 क्लास करा चुके हैं, जाके देखो तो सही। महान भाव, देखो सही से जाके। ये देखो, देखो यहाँ प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट में करा चुके हैं, 10 सेशन करा चुके हैं प्रैक्टिस के, उसके बाद रिवीजन लाए हैं। हाँ कसम, ये करो तो वो चाहिए, वो करो तो ये चाहिए, परेशान है। आइए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में आते हैं। सर अब इनकॉर्पोरेशन कंपनी के लिए सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन है 7। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए सर? 7 डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए सर? 7 डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी कंट्रोल करने के लिए। सो व्हाट आर दीज 7 डॉक्यूमेंट सर? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है सर मेमोरेंडम और आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले आता है मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो आपको अपना मेमोरेंडम, आपको अपना आर्टिकल INC 33 INC 34 में सबमिट करना है। INC क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी का नाम है, ये चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन, INC। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर, मतलब यूनिट नंबर 2, मतलब ये वाला। ये बोलता है सर डिक्लेरेशन जो है आपकी, वो INC 8 में सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है अंडर INC 8, जिसमें आप एक डिक्लेरेशन दोगे। कौन देगा? या तो एक CA देगा, या CA देगा, CS देगा, या CMA देगा, कि पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो पहले आप INC 33 34 दोगे, फिर INC 8 में आप डिक्लेरेशन दिलवाओगे CS CS या CMA से। उसके बाद मेंबर्स खुद एक डिक्लेरेशन देंगे INC 9 में, क्या चीज का? कि CFO किया है उन्होंने, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और आर्टिकल में सब कंप्लीट है। पिछले 5 साल में F से कोई फ्रॉड नहीं किया गया है इन द लास्ट 5 ईयर्स। F फॉर फ्रॉड, F फॉर 5 ईयर्स नहीं किया गया है। नहीं मिल रही फेमा की, बेटा नहीं मिल रही तो सोचो नहीं हुआ, छोड़ दो। जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा, जिसके नसीब में नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आया सर ऑफेंस। ऑफेंस मतलब जो कमिट किया गया है, कि कोई अगर जेल गया, ठीक है, कोई डायरेक्टर या मेंबर, तो उसका भी डिस्क्लोजर यहां हमें चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, फ्रॉड या ऑफेंस क्या चीज से रिलेटेड होना चाहिए?
फ्रॉड या ऑफेंस रिलेटेड होना चाहिए टू द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और किसी चीज से रिलेटेड नहीं, प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट रिलेटेड ऑफ द कंपनी। ठीक है, पीएमएफ से रिलेटेड, प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट रिलेटेड टू द कंपनी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद सर आप एक एड्रेस दोगे फॉर कोरेस्पॉन्डेंस। कोरेस्पॉन्डेंस मतलब फॉर कांटेक्ट की, जहां पर आपको चिट्ठी वगैरह भेजी जा सके। क्यों चिट्ठी भेजनी है सर? अगर कल को आपके साथ कोई वार्तालाप करनी है, कंपनी तो अभी तक बनी नहीं, तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा नहीं, तो आपका जो भी अता पता जहां आप मिलते हो वो डिटेल दे दे। उसके बाद सर एक पर्टिकुलर्स देना है आपको फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल के, जिसमें आपको कंपनी उस आदमी का नाम, सरनेम, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, फैक्स मेल, ये सब देना। फिर जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे उनके पर्टिकुलर्स देना है। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर के पर्टिकुलर रहेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो फिर DIR-3 फॉर्म भरना पड़ेगा स्पाइस प्लस के साथ, जिसमें ये आदमी डायरेक्टरशिप होल्ड करे। सर ये बेसिकली कब होता है ना सर, मैं बताता हूं। जैसे मान लो अगर कोई आदमी है जो पहली बार डायरेक्टर बनने जा रहा है, जैसे जब पहली बार आपने आईसीआई में रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी ना था। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है तो स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ DIR-3 फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। क्या बनने के लिए? डायरेक्टर बनने के लिए। उसके बाद वहां से उसको DIR-3 फॉर्म का रिप्लाई आ जाएगा और डिन नंबर मिल जाएगा। देखो ये मुकेश भाई का डायरेक्टरशिप नंबर, DIN नंबर, मुकेश भाई मतलब मुकेश अंबानी जी का। ठीक है, उसके बाद सर अगर आप आज जिस कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो उसके लिए आपको रिटन कंसेंट देना होगा कंपनी को, दैट यू वांट टू बिकम द डायरेक्टर अंडर फॉर्म DIR-2। अप्लाई करना है डिन के लिए DIR-3, आपको कंपनी को कंसेंट देना है DIR-2 में। अब आप जो इस कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो, ऐसा हो सकता है ना कि आप किसी और भी कंपनी के डायरेक्टर हो। ठीक है, आप किसी और भी कंपनी के डायरेक्टर हो, तो वो किसी और कंपनी के जो आप डायरेक्टर हो उसका भी इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज करना है। तो अगर आप देखो तो हमारे कितने फॉर्म बने यहां पर, 33, 34, 8, 9, DIR-2, DIR-12, DIR-3, 6 फॉर्म बने हमारे। ठीक है, 6 फॉर्म बने हमारे टोटल में। अब आया सर रूल 13। रूल 13 पर इस बार आईसीएआई का पहला क्वेश्चन जो आया है पेपर में, वो रूल 13 के ऊपर ही आया है। ऐसी जगह से सवाल पूछा है, हमारे नोट्स में तो हमेशा से था, बट ऐसी जगह से सवाल पूछा है जहां पर आदमी जनरली एक्सपेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेमोरेंडम में फर्स्ट सब्सक्राइबर का सिग्नेचर रहेगा। जब फर्स्ट सब्सक्राइबर उसको साइन कर रहा है उस समय वहां पर एक विटनेस होना चाहिए। अगर जो आपका सब्सक्राइबर है वो इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो मतलब अंगूठा छाप है, तो वो जब अंगूठा लगाएगा वो उसमें अंगूठा लगाएगा, वो साइन तो कर नहीं पाएगा। अच्छा, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मान लीजिए जैसे कि एक कंपनी, वो फर्स्ट मेंबर बन रही है तो कंपनी तो साइन कर नहीं पाएगी, तो कंपनी की जगह उसका कोई डायरेक्टर जिसको उसने ऑथराइज किया है वो साइन करेगा। अगर एलएलपी फर्स्ट सब्सक्राइबर बन रही है तो एलएलपी का जो ऑथराइज्ड पार्टनर है वो साइन करेगा। ठीक है, नोट्स के बाहर एक चीज नहीं आएगी पेपर में, सीधी सी बात, नोट्स के बाहर एक चीज नहीं आएगी पेपर में। ठीक है, एलएलपी का एक सब्सक्राइबर साइन करेगा। अब मेरी बात यहां पर सुनिएगा। ठीक है, अब एक केस में बना के आपको यह समझा देता हूं और ये इन दोनों के लिए रेलेवेंट है। सर मान लीजिए वो कंपनी जो मेंबर बनना चाहती है उस कंपनी का नाम है आरकेजी लिमिटेड। ठीक है, आरकेजी लिमिटेड के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं आरकेजी और दूसरी डायरेक्टर हैं शिवानी मैम, शिवानी शर्मा, और एक डायरेक्टर हैं किशन कुमार। अब बात क्या है, ये जो दूसरी कंपनी है जिसमें आरकेजी लिमिटेड मेंबर बनना चाहती है, ठीक है, फर्स्ट मेंबर बनना चाहती है, फर्स्ट मेंबर, तो आरकेजी लिमिटेड क्या बोल रही है, आरकेजी लिमिटेड ने आरकेजी को सिलेक्ट किया, बोला आप हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनो और सीएसजी लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करो।
क्या आरकेजी लिमिटेड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन मान लो आरकेजी लिमिटेड इसमें खुद भी मेंबर हैं, मतलब आरकेजी लिमिटेड में आरकेजी ने इसमें पर्सनल कैपेसिटी में वो खुद ही मेंबर बने हुए हैं, तो क्या फिर वो कंपनी के बिहाफ पे भी, बिहाफ ऑफ कंपनी भी इस पर साइन कर पाएंगे दोबारा? द आंसर इज नो। तो आप किसी डायरेक्टर को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की तरह बना जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें यह याद रखिएगा दैट द पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड to sign the memorandum or article as an authorized partner or as an authorized director shall not be the member in personal capacity। ये याद रखना। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बोलो। एब्सोल्युटली क्लियर है ये कि उसका पर्सनल कैपेसिटी पर उस पर सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, और तब अगर पर्सनल कैपेसिटी पर है तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, चाहे एलएलपी का केस हो चाहे कंपनी का केस हो। क्योंकि फिर दो कैपेसिटी में कैसे साइन कर लेगा? दोनों में से कोई एक में करना है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। फॉरेन नेशनल सब्सक्राइबर, सर अगर कोई बाहर का आदमी है, ठीक है, तो नोटरी पब्लिक द्वारा उसने अपने सिग्नेचर को अगर नोटराइज कराया हुआ है तब वो साइन कर सकता है, अगर नोटरी पब्लिक द्वारा वो अप्रूव्ड है। मान लो सर कोई फॉरेन नेशनल है जो सिटीजन इंडिया का ही है बट बाहर इंडिया के रहता था और अभी इंडिया वापस आया है बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो उसके पास बस बिजनेस वीजा होना चाहिए, ठीक है, बट ये इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर इंडियन सिटीजन तो यहीं के सिटीजन है ना, फॉरेन नेशनल तो है नहीं। अरे क्या रिप्लाई कर दें, पहचाना मैं आपकी फाउंडेशन सक्सेसफुल हो गई, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इंटर पढ़ो, चलो आए सर। तो अब एक बार कंपनी का वेरिफिकेशन सारी चीजें हो गई तो कंपनी को सीआईएन नंबर मिलता है। अब सीआईएन नंबर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो 21 डिजिट का होता है, जिससे कंपनी के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं। इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। लेकिन मेरी यहां पर एक बात सुनिएगा ध्यान से, ये जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है ये आईएनसी 11 के अंदर मिलता है, लेकिन एक बात सुनो सर, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो सीआईएन नंबर होता है ना, उनके सीआईएन नंबर में एनपीएल लिखा होता है। इट हैज द वर्ड्स एनपीएल। तो ये एनपीएल पता है क्या डिक्टेट करता है? कि इनके पास नॉन प्रॉफिट होने का लाइसेंस है, दैट इज अ नॉन प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी। तो इनके नाम में एनपीएल रहता है, ठीक है, एनपीएल, नॉन प्रॉफिट लाइसेंस कंपनियां होती हैं, ठीक है। आगे आइएगा सर। अब देखो सर, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो थोड़ा सा रिपीटिव भी लगेगा आपको क्योंकि शायद आप पहले पढ़े हो गए, ठीक है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो इंफॉर्मेशन आपने दी थी, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देने के पहले ही पकड़ लिया कि जो इंफॉर्मेशन है वो झूठ है, तो वो सीधे क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैंसिल कर देगा और आपके ऊपर सेक्शन 447 लगा देगा। लेकिन मान लो सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो फिर वो क्या करेगा, आपके ऊपर 447 लगा देगा एज एन ऑफिसर। और रजिस्ट्रार का मैंने पहले भी बोला कंपनी के अगेंस्ट कोई पावर नहीं होता, कंपनी के सामने वो लुल्लू है, ठीक है। तो वो सीधे कंपनी का केस ट्राइब्यूनल के पास फॉरवर्ड कर देगा, और ट्राइब्यूनल क्या करेगा, वो इनमें से कोई एक डिसीजन ले सकता है। क्या? या तो आपकी मैनेजमेंट चेंज कर देगा, या आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, या ऑर्डर कर देगा वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या आपका नाम ही काट देगा, या इसके अलावा भी अगर वो कोई डिसीजन सही समझता है तो आपके साथ वो कर देगा, ठीक है। जो भी वो सही समझता है इसके अलावा वो आपके साथ कर देगा। हो सकता है वो तुमका गुलिया भी मार दे। क्या मार दे? गुलिया, गुलिया, ठीक है, गुलिया मार दे, ठीक है।
अच्छा, अब एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, ठीक है, अगर एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, एकदम मजे करो प्रीति, अभी तुम मजे करो, बाद में मजे तुम्हारे साथ करेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक बार एक कंपनी रजिस्टर हो गई, ठीक है, तो रजिस्टर होने के बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, कंपनी बन जाती है एक बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। अब कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, सू कर भी सकती है, सू हो भी सकती है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन नंबर 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल। ये तो बहुत ही सिंपल है, बोलता है सर मेमोरेंडम और आर्टिकल मैंने जिस दिन से साइन किया मैं मेंबर बन गया, लेकिन मेरी लाइबिलिटी कंपनी से है, बाकी मेंबर्स से नहीं। मतलब मान लो अगर यश ने भी मेमोरेंडम साइन किया और मैंने भी मेमोरेंडम साइन किया, यश जाके कल को किसी का मर्डर करके चला है, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। या मैं कल को कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करूं जिसमें मैं लॉस कर जाऊं, तो उसके लिए यश लायबल नहीं है। वी आर लायबल टू द कंपनी, आंसरेबल टू द कंपनी, बिकॉज वी साइन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, नॉट लायबल टू वन अनदर, ठीक है। और अगर मैं एज अ मेंबर कंपनी को कोई लोन देता हूं, तो मेरा स्टेटस उसी क्रेडिटर की तरह रहेगा, जैसे मान लो एक नॉर्मल क्रेडिटर अगर कंपनी को लोन देता है, तो माई स्टेटस विल ऑल्सो बी द सेम, जैसे एक नॉर्मल क्रेडिटर का होता है, इट विल बी द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर सर? ओके, नेक्स्ट। ये तो ठीक है बकवास। अब सुनो, अब आता है सर सेक्शन 10A, ये वाला पेज 20 से हटा दू फालतू में, डिलीट। हाँ, अब आता है सर सेक्शन 10A। सेक्शन 10A किस बारे में बात करता है सर? बिजनेस की कमेंसमेंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी, बिकॉज इट इज न्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर छोटा होता है, लोग भूल जाते हैं। अच्छा, 10A को ऐसे याद रखना कि 10A into 2 होता है 20A। बेसिकली क्या है सर, सेक्शन है 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लगता किस पे है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल पर। इस कंपनी को दो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है अंडर फॉर्म INC 20A विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और तब ये अपना बिजनेस चालू कर सकती है। दो इंफॉर्मेशन क्या? एक, इसको अपने ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें ये कुछ नहीं, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देगी तो काम हो जाएगा। और दूसरा, जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स हैं, उन्होंने पक्का कंपनी को जब ज्वाइन किया होगा फर्स्ट मेंबर्स ने, तो वो लोग मिनिमम शेयर्स खरीदते हैं ना, जिसको क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं, तो उसका जो पैसा है, उसका जो पैसा है, इट हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड इन द कंपनीज अकाउंट, इसका डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। और सिर्फ बोलने से नहीं मानेंगे, बोलने के साथ साथ भैया, बोलने के साथ साथ हम सत्य दिखाते हैं दीदी, सत्य कड़वा होता है। बोलने के साथ साथ आपको यह भी देना होगा कि एक डिक्लेरेशन देना होगा, एक सीए से, CS से, या CMA इन प्रैक्टिस से, इस चीज का, कि भैया काम हो चुका है, ठीक है, कि काम हो चुका है, कि सच में कंपनी ने 180 दिन के अंदर अंदर पैसे चुका दिए हैं, ठीक है, और फिजिकल वेरिफिकेशन भी ऑफिस का हो गया। डरेंगे तो आप है ही, डरेंगे नहीं आप तो फिर तो डंडा होगा ना। फिर प्रीति जी फाउंडेशन 3 हुआ, इंटर 6, फाइनल 12। फिर ऐसे पता चलेगा जिस दिन आप CA फाइनल क्लियर करेंगी, उस दिन मेरा लड़का CA फाउंडेशन में पहुंच चुका होगा। आइए, तो ये सब जो है सर, यहां पर अब पेनल्टी कितनी है? 1,000 रुपया पर डे, मैक्सिमम अप टू 50,000, और पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी 180 दिन खत्म होने के बाद। बच्चा इसमें मेरे से पूछा था, सर कितने दिन के बाद पेनल्टी लगेगी? आफ्टर 180 डेज। लेकिन सर इसमें और एक भयानक चीज है ये भी, कि वो आपका नाम भी काट देंगे, बुक से आपका नाम ही हटा देंगे। फिर पूरा गांव में मजे लेना, ये पता चला पिताजी वही गांव में शादी करवा देंगे, एकदम उसी गांव में शादी हो जाएगी। आओ सर रजिस्टर्ड ऑफिस पर आते हैं।
ठीक है सर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन के अंदर रेडी हो जाना चाहिए। जो भी कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन के अंदर रेडी हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज। और 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफिस करके आपको आरओसी को बता देना। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द आरओसी अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन केपेबल ऑफ रिसीविंग एवरी कम्युनिकेशन। ठीक है, और हर ऑफिस के बाहर कंपनी का बड़े बड़े अक्षरों में कंपनी का नाम चिपका रहेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जिससे कोई भी आदमी जो इसको देखे, ठीक है, वो उसको पता रहे कि कंपनी का ऑफिस यहां पर है। ठीक है, अब ऑब्वियसली कंपनी का सील जो होता है, कॉमन सील, अगर स्टैंप रखी है तो उस पर भी लगा होगा, पर आज के जमाने में स्टैंप जनरली कोई नहीं रखता है, तो 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर अगर हुआ हुआ है तो दैट इज इनफ अ कॉमन सील। ठीक है, अच्छा सर, अगर मान लो कंपनी, ये एमसीक्यू आएगा, अगर कंपनी एक पुराना नाम चेंज करके एक नया नाम रख ले, तो कंपनी को पुराना नाम 2 साल तक अपना चिपका के रखना होगा नए नाम के साथ। ठीक है, अच्छा, अब यहां हमने एक टेबल बनाया था इजी सा समझने के लिए, कि अगर मान लीजिए आपने सिटी के अंदर ही आप अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में लक्ष्मी नगर से सरोजनी जाने के लिए, तो यहाँ सिटी के अंदर ही ऑफिस चेंज हो रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ना, आरडी की परमिशन चाहिए नहीं, लेकिन आउटसाइड लोकल लिमिट हो रहा है, लेकिन आरओसी सेम है, सिटी चेंज हुआ है, आरओसी सेम है, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए हाँ, लेकिन आरडी की परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम स्टेट में हो रहा है बट आरओसी चेंज हो गया, इस केस में बोर्ड भी चाहिए, एसआर भी चाहिए और आरडी भी चाहिए, क्योंकि आरओसी चेंज हुआ है ना, आरओसी के ऊपर आरडी बैठा हुआ। लेकिन अगर स्टेट चेंज हुआ, अब स्टेट चेंज होगा तो आरओसी तो चेंज होगा ही, तो उसमें भी बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए, और आपका ये क्या बोलते हैं, आरडी का परमिशन भी चाहिए। ठीक है, no company shall change the registered office jurisdiction from one ROC to another without the same state or being different state without the permission of RD। RD की परमिशन नेसेसरी है। भैया सिंपल सी चीज है, आप स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो आप आरडी को अप्लाई करेंगे, आरडी को आप अप्लाई करेंगे फॉर्म INC 23 में, आरडी रिप्लाई करेगा कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर, कंपनी के पास जब रिप्लाई आ जाए तो कंपनी ये आरओसी के पास फाइल करेगी रिप्लाई से विद इन 60 डेज के अंदर अंडर INC 22, और उसके बाद आरओसी विद इन 30 डेज एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। मतलब क्या है, सीएसजी लिमिटेड पहले एसआर उसार पास करने के बाद आरडी को सबमिट करेगी, आरडी रिप्लाई करेगा, ठीक है, विद इन 30 डेज सीएसजी को। अब जैसे ही रिप्लाई आया विद इन 60 डेज के अंदर आरओसी को वो सबमिट करेंगे अंडर INC 22। अब आरओसी बैठ के उसको थोड़ी देर देखेगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा, 30, 60, 30, INC 22, INC 23। ठीक है, नेक्स्ट आया सर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सर आपकी हर एक कॉपी मेमोरेंडम और आर्टिकल के चेंज होने के बाद, जो भी आपने चेंजेस किए उसमें, हर एक कॉपी पर 1,000 रुपया पर कॉपी लगेगा पेनल्टी, अगर आपने चेंज करने के बाद पुरानी वाली कॉपी को सर्कुलेट किया, 1,000 रुपया पर कॉपी। ठीक है, अब आया सर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, ये मेरा फेवरेट है। मान लीजिए आपने कोई नाम रख लिया जो किसी बॉडी कॉर्पोरेट जैसा है, अगर आपको याद हो ऐसा सेम सेक्शन एलएलपी में भी था, सेक्शन 17, आपने कोई नाम रखा है जो किसी बॉडी कॉर्पोरेट जैसा है, ठीक है, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी या कुछ जैसा, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या करती है, जाके आरओसी को कंप्लेन कर देती है, तो रजिस्ट्रार सीजी आपको बोलेगा 3 महीने के अंदर नाम चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आपने किसी का ट्रेडमार्क चोरी किया है तो वो आदमी सिर्फ 3 साल तक ही एक्ट कर सकता है, अगर 3 साल के बाद आपके पास वो आया तो आप उसको बोल सकते हैं अबे निकल इधर से, हट गरीब। 3 साल के बाद आप उसको चेंज करने के लिए वो नहीं बोल सकता। अब क्या हुआ सर, कि कंपनी ने इन्फॉर्म किया आरओसी को 15 दिन के अंदर अंदर कि भैया हमको चेंज करना है, ठीक है, नाम चेंज करना है। अगर कंपनी खुद से चेंज कर रही है तो उन्होंने 3 महीना की वार्निंग दी है ना, तो कंपनी ने नाम चेंज कर लिया, तो 15 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म किया, आरओसी 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट देगा। एलएलपी में भी सेम है, अगर कंपनी ने चेंज नहीं किया तो फिर क्या होगा, सीजी चेंज कर देगा नाम को और फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी को हैंड ओवर करवा देगा। ठीक है सर, अगर कोई आदमी आपसे मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपीज मांगता है, कोई मेंबर्स मांगते हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपी, तो ये आपको विद इन 7 डेज, सेक्शन 17 विद इन 7 डेज उन लोग को अवेलेबल करा देना है, वरना आपका 1,000 रुपया पर डे पर डिफॉल्ट आपको खर्चा करना पड़ेगा, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। अब आया सर कन्वर्जन।
क्या एक तरह की कंपनी दूसरी तरह की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस सर, एक क्लास ऑफ कंपनी दूसरे क्लास ऑफ कंपनी में जा सकती है, लेकिन एक बात यहां पर याद रखना, एक ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता। और एक और बात ध्यान रखना सर, यह शायद आपको नहीं पता होगा, एक स्मॉल कंपनी भी एनपीओ नहीं बन सकता। एक स्मॉल कंपनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। आपको पता होगा सेक्शन 285 में है ना कि सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता, इसी के लिए है। ठीक है, अच्छा आप क्या करोगे सर, आप आरओसी को अप्लाई करोगे फॉर अ फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। द रजिस्ट्रार शैल क्लोज द ओल्ड रजिस्ट्रेशन, और आपको नया सर्टिफिकेट वो लाके दे देगा। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कोई भी पुरानी लाइबिलिटी या पुराने एसेट को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो नया कंपनी का लाइबिलिटी और नया कंपनी का एसेट बन जाएगा। सेक्शन नंबर 19, दिल वाला सेक्शन। ठीक है, बुक में क्वेश्चन सब चीज का है जी। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। सर सर जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती। नो कंपनी, एब्सोल्युटली कोई भी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती। ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो अलॉट किया जा सकता है, एक्सेप्ट इन 3 केसेस। जब वो बिफोर होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप होने के पहले शेयर होल्ड कर रही है, या वो ट्रस्टी की तरह शेयर होल्ड कर रही है, मतलब किसी और शेयर होल्डर के लिए, या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड कर रही है कि कोई शेयर होल्डर मरा और उसके नाम पर करके चला गया, कोई मरा और उसके नाम पर करके चला गया। अच्छा सर, अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है सर, बोनस शेयर। अब देखो सर, जो बोनस इशू होगा वो सर, बोनस इशू जब किया जाएगा तो वो हर कैपेसिटी में दिया जाएगा। मतलब अगर बोनस शेयर दिए जा रहे हैं तो सबको मिलेंगे, जो एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं उनको भी, जो बिफोर वाले हैं उनको भी, ट्रस्टी को भी, एलआर को भी। लेकिन जो वोटिंग राइट होंगे वो सिर्फ एलआर और ट्रस्टी को मिलेंगे, जो बिफोर होल्डिंग है उनको नहीं मिलेंगे वोटिंग राइट, क्योंकि पिता की बातों में बच्चे नहीं बोलते। सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये तो इजी है। बेसिकली क्या है सर, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप कंपनी के हेड ऑफिस में पहुंचाओगे। ठीक है, कंपनी के केस में कंपनी को कब पहुंचाना है, या तो कंपनी के हेड ऑफिस में, या कुरियर, या स्पीड पोस्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या ईमेल। ऑफिसर के केस में ऑफिसर के एड्रेस पर रजिस्टर, ये क्या, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट, कुरियर। मेंबर के घर के एड्रेस पर कुरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या रजिस्टर्ड पोस्ट विथ ईमेल। ठीक है, आरओसी के केस में एट द ऑफिस ऑफ द आरओसी, कुरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। नोट्स कहाँ मिलेंगे, नीचे जो कल के वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम लिंक था वहीं पर मिलेंगे, और आज भी वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सर, अगर मान लो किसी मेंबर ने कोई दूसरी जगह पर नोटिस मांगी है, उसके लिए पैसे भी दिए हैं, अगर कंपनी कुछ नहीं बोलता, कोई रिप्लाई नहीं करता, तो कंपनी लायबल हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी वहां पर नहीं भेज सकता, तो कंपनी को बस डिनाई करना है, और यह चीज मेंबर को इंफॉर्म करनी है कि हम नहीं भेज सकते, हम उसी एड्रेस पर भेजेंगे जो दिया हुआ। ठीक है, अगर वो उसका पेमेंट करने के लिए रेडी भी हो जाए, ठीक है, रेडी भी हो जाए कि भाई मैं अलग से पैसा दे दूंगा, पर अगर कंपनी नहीं भेजना चाहती तो वो रिफ्यूज कर सकती है, बट रिफ्यूज करना जरूरी है, रिफ्यूज करना जरूरी है। आइए, ये हो गया सर, ये हो गया सर, एब्सोल्युटली। चलो सर, अच्छा, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा होता पराग वाला, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो, चैप्टर नंबर 2 में बुक में पीछे दिया हुआ है, इसी पॉइंट से रिलेटेड है, सेक्शन 21 से रिलेटेड। सर देखो सर, कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, कंपनी खुद भी, जिसपे कंपनी का सील लगा है, या इट में बी साइंड बाय दी की मैनेजरियल पर्सन, ऑफिसर, या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विच इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन लोग को 22, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कोई भी कर सकता है, इट कैन बी साइंड बाय द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अगर कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइज बाय 2 डायरेक्टर, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन यहां पर बात एक याद रखना कि जिसको ऑथराइजेशन मिला है वो
पराग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी, पराग को ऑथराइजेशन नहीं था, वो अपने मन मौजी बना के वो कर रहा था, तो वो अलाउ नहीं। अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 13 और 14, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन और आर्टिकल का ऑल्टरेशन। ठीक है। हाँ मुस्कान जी, तुम घंटा कुछ नहीं देखोगी, सब नौटंकी है। चलो, मेमोरेंडम एंड ऑल्टरेशन। मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए सर क्या क्या यूज होता है? एक आता है नेम। नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन हम ऑलरेडी आपको सेक्शन 16 में दिखा दी। ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका ऑल्टरेशन आपने 12 में देख लिया। ऑब्जेक्ट क्लॉज बचा। लाइबिलिटी क्लॉज का आपको जो सिलेबस में कोई डिस्कशन ही नहीं है लाइबिलिटी क्लॉज का। कैपिटल क्लॉज के चेंज का डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 में। एसोसिएशन क्लॉज चेंज हो नहीं सकता। और नॉमिनी क्लॉज का आईएनसी 3 और 4 में है। तो मतलब हमारे लिए बचा क्या? हमारे लिए बचा ऑब्जेक्ट क्लॉज का। ठीक है। तो आइए चलिए इसको ही देखते हैं। सर जनरल क्राइटेरिया यह है कि कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकती है, कोई भी कंपनी कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके उसको ऑल्टर किया जा सकता है। सर स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे ही आप पास करोगे, एमजीटी 14 में आरओसी के पास ऐसे टुचुक करके सबमिट करना है विद इन 30 डेज। ठीक है। सबसे पहले आते हैं चेंज इन नेम पर। यहां पर कौन सा चेंज इन नेम सिखा रहा हूं आपको? अदर देन सेक्शन 16। तो ये चेंज इन नेम अगर आप कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो आपको एज अ कंपनी सीजी को अप्लाई करना होगा अंडर आईएनसी 24, और आप अपना नाम बदल सकते हो। लेकिन अगर ये नाम में चेंज ये है कि आप प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हो या प्राइवेट वर्ड रिमूव कर रहे हो, तो इसके लिए आपको सीजी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अरे झूठ बोल रहे हैं ये, नाम के लिए अप्लाई नहीं करना, लेकिन सेक्शन नंबर 18 में जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तब तो सीजी से पूछना ही पड़ता है। तो नाम के लिए अलग से नहीं पूछे तो फर्क क्या पड़ता है? बेवकूफ बना रहे बैठे बैठे। अब तुम आईएनसी 24 में नाम चेंज करने के लिए डालोगे, वहां से वो नाम चेंज करके अप्रूव करके तुमको दे देंगे कि लो भैया हो गया। ठीक है, लो भैया हो गया। नाम चेंज हो गया। ठीक है। आओ सर। तो कंपनी आईएनसी 24 में आरओसी को करेगी, सीजी को करेगी, सीजी को रिप्लाई मिलेगा, सीजी से रिप्लाई कंपनी, कंपनी आरओसी को देगी, आरओसी उसमें नया सर्टिफिकेट आईएनसी 25 में दे देगा। इनडायरेक्टली तो पता चल ही रहा है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के चेंज में। भाई सुनो सर, कंपनी ने पैसा रेस किया है फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑब्जेक्टिव चेंज किया है विद मनी अनयूटिलाइज। ये कल ही पढ़ चुके हैं सेक्शन 27 में, आज वापस से नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे। मनी रेस किया है पब्लिक से, या कोई फंड रेस नहीं किया है पब्लिक से। मनी रेस किया है, पूरा यूज कर लिया, या कोई पैसा रेज ही नहीं किया, और हम लोग अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं। अप्लाई करो आरडी को, एसआर इन जीएम पास करो। माइंड यू, जब पब्लिक का पैसा बाकी है उस समय एसआर पोस्टल बैलेट से है। जब पब्लिक का पैसा बाकी नहीं या लिया नहीं तो एसआर सिर्फ नॉर्मल जीएम में है। फर्क है, फर्क है। ठीक है। और इसमें आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आरडी के अप्रूवल को आरओसी को सबमिट करो, और आरओसी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा विद इन 30 डेज। ऊपर सीजी था नाम में, ऑब्जेक्ट में आरडी आ गया। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज है, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अगर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हो रहा है तो आपको आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी 23 में, फिर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 22 में, और वो फिर तुमको एक नया सर्टिफिकेट दे देगा। पढ़ा हुआ है हमारा। ठीक है, वही सेम चीज लिखी हुई है जो अभी ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, सारा सेम चीज है, कुछ नया नहीं है, 2 बार लिखा हुआ बस। ठीक है। अब आया सर 14, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। सर आर्टिकल ऑल्टर करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एसआर इन जीएम पास करना। लेकिन सर अगर कोई कन्वर्जन हो रही है, ये देखो यहीं पे चीटिंग कर रहा है, देखो सर हम तो इसको बोलते हैं, इसको हाईलाइट करके चीटिंग लिख लो, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। बोलते क्या है कि अगर आप एक प्राइवेट से पब्लिक कंपनी कन्वर्ट कर रहे हो तो आर्टिकल्स चेंज होंगे। ठीक है। तो अब उस आर्टिकल को जो आप चेंज कर रहे हो, प्राइवेट से पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको आरडी की परमिशन चाहिए। अबे तो जब यहां परमिशन तुम ले ही ले रहे हो तो नाम का काम तो हो ही गया, खाली धूर बना रहे हो हमको बैठे बैठे, ऐसे नहीं करके ऐसे पकड़ रहे हो। तो आर्टिकल और मेमोरेंडम का जो ऑल्टरेशन होता है ये हमको रूल नंबर 29 से 32 के बीच में दिया हुआ। रूल नंबर 29 से 32 के बीच में। ठीक है, बेवकूफ बना रहे हैं बैठे बैठे।
अच्छे खासे हमारे बच्चे लोगों को। ठीक है, तो कंपनी का कन्वर्जन होता कैसे है सर? कंपनी एसआर पास करती है, एसआर पास करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके 60 दिन के अंदर अंदर आरडी को देती है, आरडी अप्रूव करके कंपनी को वापस देता है, कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करती है अंडर आईएनसी 27, नए कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल बना के आरओसी अप्रूव कर देता है। 60 + 15 75 दिन में आपका काम होके रेडी हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया मेंबर की परमिशन लेने के लिए कि कंपनी का कन्वर्जन होगा, उससे 60 दिन के अंदर अंदर आपको आरडी को अप्लाई करना। कौन बोलता है भाई टफ है? कौन बोलता है टफ है? चैप्टर कौन बोलता है टफ है? इतना इजी तो चैप्टर है, खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया।